नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल IBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, आज हम मैथ में चैप्टर प्रश्नावली जो है वो 11वीं डिस्कस करते हैं, जो कि कौन सी है, समरूपता। इस पूरे चैप्टर में हम समरूपता के बारे में पढ़ेंगे कि समरूपता होती क्या है, किस तरीके से इसके सवाल हल करते हैं, और आपको एग्जाम 2021 जो 2020-21 में होगा इस साल बोर्ड एग्जाम, उसमें किस तरीके के जो है आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी के बारे में जो है हम स्टार्ट से जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मोस्ट प्रश्न कौन से होंगे उन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो जो है देखना है, और साथ ही साथ जो है ना आपको मैं बता दूं। देखिए दोस्तों, अब आपको स्टार्ट पे बता रहा हूं IBSC इंड्यूस क्लास, ये जो है हमारे चैनल का नाम है। तो इस चैनल को जो है आप सर्च कीजिए, या फिर जो है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम समरूपता के बारे में डिस्कस करते हैं कि समरूपता जो है वो होती क्या है। तो जो है मैं आपको कुछ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इन डायग्राम को आप देखिए, जैसे कि मैंने ये बना लिया, ये पहले वाला वृत्त। ठीक है दोस्तों, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। देखिए, एक मैंने ये वृत्त बना लिया। अब जो है ना मैं आपको वृत्त बना के दिखाता हूँ, उसको जो है आपको देखना है, जस्ट देखना है, कुछ नहीं करना। और जो मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, यह एक वृत्त है, इससे एक छोटा वृत्त मैंने बना लिया, इससे भी एक छोटा वृत्त जो है मैंने बना लिया, और इससे भी छोटा वृत्त मैंने एक बना लिया। इसके बाद मैं एक वर्ग बनाता हूँ। ठीक है, मैंने ये बना लिया वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है ना मैंने इससे छोटा वर्ग बना लिया, ये मैंने इससे जो है छोटा वर्ग बना लिया। इसके बाद इससे भी छोटा वर्ग बना लिया, और इसके बाद जो है वो इससे भी छोटा वर्ग बना लिया। इसके बाद मैं एक समबाहु त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं जो है वो क्या होगी, समान होगी। ये मैंने जो है वो समबाहु त्रिभुज बनाया। इसके बाद यहाँ पर जो है वो एक और समबाहु त्रिभुज बनाया। इसके बाद इससे छोटा एक और त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज, और जो है एक और ये समबाहु त्रिभुज बनाया। तो ये देखिए दोस्तों, आपको जो है मैंने आपको 1, 2 और 3 जो है आकृतियाँ, 3 कंडीशन दी है। अब आपको इनको देख कर बताना है कि इसमें जो है वो क्या खास बात है, इसमें जो है क्या एक सी बात लगी हुई है, इसमें क्या एक सी बात लगी हुई है, और इसमें जो है वो क्या एक सी बात लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, या इन सभी आकृतियों को देखकर आप क्या बोलोगे कि ये जो पहली आकृति है ना, ये देखिए बड़ा वृत्त। ठीक है दोस्तों, इससे छोटा वृत्त, इससे छोटा वृत्त, और इससे भी छोटा वृत्त, ये जो है ना सभी वृत्त है। ठीक है, ये मतलब जैसे कि एक जैसे लग रहे हैं, समान नहीं है लेकिन एक जैसे लग रहे हैं कि ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, और ये भी वृत्त है। इसके साथ देखिए दोस्तों, ये जो है आपका वर्ग है ना, ये देखिए दोस्तों समान नहीं है लेकिन एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं ना, ये भी देखिए एक जैसा दिख रहा है, सभी जो है एक जैसे दिख रहे हैं। इसी तरीके से ये आपका जो आपका समरूप त्रिभुज है वो भी सभी जैसे कि एक जैसे दिख रहे हैं। अब जो है ना इन एक जैसी दिखने वाली जो आकृति होती है ना, उनको ही जो है हम समरूप आकृतियां कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं समरूप और समसर्वांग समता। ये दो चीज होती है, एक तो होती है समरूपता, एक होती है सर्वांग समता। अब इन दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या होता है हम यहाँ पर ही समझते हैं। देखिए, एक तो आपके आगे समरूपता, और एक है आपकी सर्वांग समता। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों में हम फर्क देखने जाए। देखिए, सर्वांग समरूपता जो है ना, समरूपता में आकृति जो है वो एक जैसी होती है, जैसे कि ये जो है ये क्या है, आकृति एक जैसी। लेकिन सर्वांग समता क्या होती है, सर्वांग समता में जो आकृति एक जैसी नहीं होती, आकृति क्या होती है, समान होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको बात पता होगी। यदि आपको सर्वांग समता नहीं आती है, सर्वांग समता 9th में थी, यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है या आपको जो है ढंग से समझ में नहीं आया है, तो इस साल हमने आपको 10th क्लास के लिए स्पेशली सर्वांग समता पढ़ाई है, जो कि चैप्टर नंबर 10 जो है इस मैथ का, उसकी प्लेलिस्ट में है, आप जाकर जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए समरूपता और सर्वांग समता। फिलहाल थोड़ा सा हम बात करते हैं कि समरूपता में आकृतियां जो है वो एक जैसी होती है। इसके बाद सर्वांग समता में हम देखें ना तो आकृतियां जो है वो समान होती है। ठीक है, एक जैसी तो होती है। देखिए, एक जैसी तो होगी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस वृत्त का एग्जाम्पल लेके बताता हूं। ठीक है, ये देखिए वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है, इसके जैसे देखिए ये भी वृत्त है। तो दोनों देखिए दोस्तों एक जैसे तो है, एक जैसे तो है, और साथ ही साथ क्या है, समान भी है। क्या है, समान भी। बात समझ में आ रही है ना। तो जो एक जैसे और समान होते हैं ना, वो क्या होती है, सर्वांग सम आकृतियां, और जो सिर्फ एक जैसी होती है वो होती है समरूप आकृतियां। लेकिन जो है ना बात यही पर आकर नहीं रुकी। अब जो है ना बहुत बड़े बड़े जो है वो गणितज्ञ होते हैं, आपको पता ही है, तो वो बोले कि हम ऐसे थोड़ी ना बता सकते कि ये जो आकृतियाँ समरूप है या नहीं। ऐसे तो कुछ देख कर जो है हम बता नहीं सकते, कुछ ना कुछ जो है पैटर्न होना चाहिए कि हम इसमें क्या देखें जिससे कि हम बोल ले कि ये समरूप आकृति है। ठीक है दोस्तों, इसको जो है उन्होंने समझाने के लिए, जैसे कि देखिए मैं दो आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है ना,
एक ये डायग्राम है, इसके बाद जो है ना एक ये डायग्राम है। अब क्या हुआ कि आपको क्या लगा कि ये दोनों आकृतियाँ एक जैसी है या नहीं है, ठीक है, आपको क्या लगेगा ये एक जैसी आकृति है या नहीं है। तो जो है ना बहुत से बोले कि एक जैसे है, बहुत से नहीं बोले कि एक जैसे है। तो इसको जो हम डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे तो बहुत सी आकृतियाँ हो सकती है, कोई भी आप बना सकते हो। जैसे कि आपने ये भी बना ली, ठीक है, अब आपने एक बना ली ये भी, तो ये दोनों आकृतियाँ समरूप है या नहीं है, ये जो है आप पता कैसे लगाओगे। तो इसके लिए बहुत से गणितज्ञ आए और उन्होंने जो है ना एक पैटर्न दिया, ठीक है, समरूपता का एक क्या दिया, पैटर्न दिया था। वो जो है अब मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। देखिए समरूपता का उन्होंने जो पैटर्न दिया ना वो क्या दिया कि जो है ना समरूप आकृतियों के संगत कोण जो है ना, संगत कोण क्या होंगे, समान। पहली बात तो उन्होंने क्या बोली कि संगत कोण जो है वो समान होंगे। ये जो है पहली बात आपको समझनी है। संगत कोण का मतलब आप समझिए जैसे कि ये त्रिभुज ही है, ठीक है, क्या है ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 का। तो यहाँ पर कोण जो है कितने का है, 60 का। मैं ब्लैक से लिखता हूँ, यहाँ पर जो है कोण 60 का, यहाँ पर भी कोण कितना है 60 का, और यहाँ पर भी कोण कितना है 60 का। अब यहाँ पर जो है ना ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का होता है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। यहाँ पर भी प्रत्येक 60 का, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। यहाँ पर भी जो है प्रत्येक 60 का, ठीक है दोस्तों, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। मतलब सभी आकृतियों में जो संगत कोण है, संगत कोण मतलब ये ऊपर वाला कोण है, तो यहाँ पर भी ये ऊपर वाला कोण, यहाँ पर भी ये ऊपर वाला कोण, यहाँ पर भी ये ऊपर वाला कोण, मतलब संगत कोण, ठीक है। और संगत कोण जैसे कि इसके संगत कोण कौन सा होगा, ये मतलब एक जैसी जो है वो जो उनका मुंह है ना वो एक ही तरह पे, देखिए ये भी संगत कोण, ये भी संगत कोण, तो सभी संगत कोण के जो मान है ना वो समान है। बात समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि जो संगत जो भुजा है ना, उन संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा ना वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। क्या होगा यहाँ पे, संगत भुजाओं का अनुपात। अब संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है। अब ये संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या होगा, इसको जो है हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको दो डायग्राम दिए गए हैं, मैं आप वो डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे कि एक ये डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें जो है ना ये मान लो आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, मतलब वह गया तो सभी भुजाएं जो है वो समान होगी। तो ए बी सी और डी। इसके बाद आपको एक और वह दे दिया गया पी क्यू आर। कौन सा दे दिया गया, पी क्यू आर एस, पी क्यू या फिर पी क्यू आर और एस, और इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर की दे दी गई। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब जो है ना देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये सर्वांग आकृति है या नहीं। तो आप क्या करोगे कि इनके संगत कोण देखोगे, तो इसका संगत कोण कौन सा होगा, इसमें इसका संगत कोण ये होगा ना, देखिए एक तरफ मुंह है दोनों का, तो इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण जो है वो ये हो गया, इसका संगत कोण ये हो गया, और इसका संगत कोण जो है ना ये दोनों हो गए, ठीक है दोस्तों। और जो है ना किसी वर्ग की क्या खासियत होती है कि वर्ग का प्रत्येक कोण जो है ना क्या होता है, समकोण होता है। ये आपको पता होगा, मतलब वर्ग के प्रत्येक कोण पर एक समकोण बनता है। तो यहाँ भी समकोण, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, कोण संगत कोण समान, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, और यहाँ दोनों पर 90। इसका मतलब इनके संगत कोण तो जो है वो समान है। अब हम बात करते हैं संगत भुजा के अनुपात की। देखिए दोस्तों, इस एडी भुजा पर विचार कीजिए, ए और डी भुजा, ए और डी भुजा, और इस ए और डी भुजा की जो संगत भुजा होगी वो कौन सी होगी, पी और एस भुजा, यही होगी ना। देखिए ये भी इस साइड और ये भी इस साइड, तो इसका संगत भुजा जो है वो पी एस भुजा होगी। तो जो ए डी और जो पी एस भुजा होगी ना, ए डी और पी एस भुजा, इनका जो अनुपात होगा, देखिए ए डी कितनी है 6 सेंटीमीटर और पी एस कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा 2, 4 से 2 काटा तो आ जाएगा 2। तो इनका जो अनुपात है वो 2:2/1 जो है आ रहा है। ठीक इसी तरीके से देखिए दोस्तों, सभी भुजाओं का अनुपात जो है ना, संगत भुजा मतलब सभी जो संगत भुजा होगी उनका अनुपात समान होगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक शब्द सभी, ठीक है, सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। जैसा कि देखिए, अब आपने ए डी देख लिया, अब आप देख लीजिए ए बी, ठीक है। ए बी जो है आपका ए बी बटे इसके संगत में कौन सी होगी, पी क्यू। तो ए डी बटे पी डी जो है कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर बटे 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा कट के 2/1। ठीक इसी तरीके से जो है ना आपका बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, ठीक है दोस्तों। बी सी जो आपका कितना है 6 सेंटीमीटर, इसी के साथ क्यू आर कितना है 2 सेंटीमीटर। तो आपने काट लिया, तो यहाँ पर भी जो है 2/1 आ गया। ठीक इसी तरीके से सी डी
बटे आर एस। सी डी बटे आर एस जो है कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर बटे 2 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना आ जाएगा 2/1। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एक खास बात निकल के आई कि इसका जो संगत भुजा है ना उनका अनुपात हमने निकाला। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ गया, देखिए दोस्तों ए डी बटे पी एस बराबर आ गया है किसके, ए बी बटे ए बी बटे पी क्यू, ये भी बराबर आ गया है किसके, बी सी बटे क्यू आर, और ये भी बराबर आ गया है सी डी बटे आर एस का। और ये सभी किसके बराबर है 2:1। मतलब इन सभी भुजाओं का जो अनुपात है, इन सभी भुजाओं के अनुपात के जो मान है ना वो सभी का एक जैसा है, जो कि क्या है 2:1। इसका मतलब क्या हुआ कि संगत आकृतियों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण का मान जो है वो समान होता है, और जो संगत भुजाएं होती है ना उन संगत भुजाओं का अनुपात का सिंपल सा मतलब होता है भाग। उन दो संगत भुजाओं को जो भाग होगा वो जो है सभी का उन भाग का जो है मान जो है वो समान होगा। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो समान होता है, अनुपात समान होता है। तो संगत आकृति का आपको कोई बोल लेना तो आप कैसे पता लगाओगे, आपको ये दो चीज देखनी है कि उसके संगत कोण समान है या नहीं है, या और साथ ही साथ उनके सभी संगत जो भुजा है उनका मान समान है या नहीं है, उन संगत भुजा के अनुपात का मान। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कोई भी आकृति समरूप है या नहीं है। तो ये जो है ना इससे जो आपकी ये समरूपता है इसका ये बेसिक है, ऐसे समझ लिया कि 11.1 को करने का ये बेसिक है। अब जो है ना हम डिटेल में समझते हैं कि जो आपकी समरूपता है ना और सर्वांग समता इसमें फर्क क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, हम जो है ये भी समझ लेते हैं, ये भी जो है नहीं छोड़ते नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे कि समरूप और सर्वांग सम है, इन दोनों में बेसिक सा अंतर जो है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ आप लिखिए समरूपता और एक तरफ लिखिए सर्वांग समता, दोनों को जो है ना आप यहीं पर समझ लीजिए, आपको जो है काम एकदम ईजी हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए आप समरूपता और यहाँ पर लिख दीजिए आप सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग समता ये जो है आपने लिख लिया। अब जो है ना समरूपता में जो है आकृति क्या होती है, एक जैसी होती है। आकृति एक जैसी लगती है या होती है। ठीक है, एक जैसी होती है। इसके में क्या होता है कि आकृति एक जैसी और समान दोनों होती है। तो आकृति एक जैसी और समान दोनों जो होगी। ठीक है, यहाँ पर जो है एक जैसी भी होगी और समान भी होगी, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे कि ये है। ठीक है, ये आपका एक क्या संभव त्रिभुज, ठीक इसके जैसे एक दूसरा संभव त्रिभुज ले लिया। तो इसमें देखिए दोनों एक जैसी भी दिखी हुई है और साथ ही साथ समान भी है, इसका मतलब ये सर्वांग सम होगी। इसमें जो है ना समरूपता में संगत कोण जो है वो क्या होंगे, संगत कोण जो है सिर्फ संगत कोण समान होते हैं। इसमें जो है क्या होता है कि संगत कोण भी समान होते हैं और संगत भुजाएं भी समान होती है। तो संगत कोण और संगत भुजाएं समान होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए तो देखिए दोस्तों हमें जो है ना कोई भी संगत भुजा जो है समान सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों त्रिभुजों को जो है क्या कर देते हैं, होती है उन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम बता लेते हैं। क्योंकि यदि हम दोनों आकृतियों को, दोनों त्रिभुजों को यदि हम सर्वांग सम बता लेंगे तो जो है क्या हो जाएगा कि उसकी संगत भुजा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है बेसिक सा अंतर है कि समरूपता और सर्वांग समता में क्या अंतर होता है। समरूपता में जो है ना संगत कोण समान होते हैं। ठीक है, ये कोई आपको पूछने वाला नहीं है, बस आपके दिमाग में जो इमेज बनती है ना किसी भी प्रश्नावली की, जो कोई भी प्रश्नावली होती है उसकी इमेज जो है, जो फोटो है उस प्रश्नावली का, वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये प्रश्नावली मुझे अच्छे से आती है, इसमें एक भी डाउट नहीं है। तो वो जो है ऐसी बात यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं एक छोटे से आपको बात बताता हूँ। समरूपता कोई आकृति जो है ना, देखिए समरूपता में आकृति जो है सिर्फ एक जैसी होती है, और सर्वांग समता में जो है ना क्या होता है, आकृति एक जैसी भी होती है और समान भी होती है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, जैसा कि यह एक समरूप आकृति है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज और एक छोटा समबाहु त्रिभुज, यह क्या है, समरूप आकृति है। दोनों आकृति जो है वो समरूप है। क्या है, समरूप। ये जो है क्या है, समरूप है। अब ये सर्वांग सम है या नहीं है, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि यह सर्वांग सम जो है वो नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर्वांग सम नहीं है।
ठीक है दोस्तों, ये जो है आपने बोल लिया। अब जो है हम दो वापस समबाहु त्रिभुज लेते हैं और इन दोनों को जो है वो समान लेते हैं। ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है और दोनों जो है आपस में बिल्कुल ही समान है। इसका मतलब आप बोलोगे कि दोनों समबाहु त्रिभुज एक जैसे भी है और आपस में समान भी है, इसका मतलब यह सर्वांग सम है। देखिए एक जैसा है, इसका मतलब समरूप तो है ही ना। ठीक है दोस्तों, समरूप है और साथ ही साथ एक जैसा है, इसका मतलब सर्वांग सम भी है, सर्वांग सम है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से जो है ना देखिए क्या एक बड़ा सा स्टेटमेंट निकल रहा है कि सभी जो सर्वांग सम आकृति होगी ना, जिसमें सर्वांग सम के लिए हा होगा ना, तो सभी सर्वांग सम आकृति वो जो है वो समरूप आकृति तो होगी ही, क्योंकि समरूप आकृति का मतलब क्या होता है कि आकृति एक जैसी होनी चाहिए। तो सर्वांग सम में आकृति एक जैसी भी होती है और आकृति समान भी होती है। इसका मतलब सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप आकृतियां होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां जो है वो सर्वांग सम आकृतियां नहीं होती, क्योंकि समरूप आकृतियां तो सिर्फ यदि आकृति एक जैसी है तभी जो है आपका काम हो जाएगा, लेकिन सर्वांग सम के लिए तो एक जैसी भी चाहिए और जो है वो आकृति समान भी होनी चाहिए। तो यहां से जो एक स्टेटमेंट निकल के आता है, आप जो है लिख लीजिए अच्छे से पॉइंट में। देखिए मैं लिखाता हूं, सभी सर्वांग सम आकृतियां, सभी सर्वांग सम आकृति जो है आकृति समरूप होती है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये लिखिए। इसके बाद लिखिए लेकिन सभी समरूप आकृति जो है ना, समरूप आकृति जो है वो सभी समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं होती। ये जो है आप बात समझ रहे होंगे, सर्वांग सम नहीं होती है। इस बात को जो है आपको समझना पड़ेगा कि जो सभी समरूप आकृति है ना वो सर्वांग सम होगी ही नहीं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, हो भी सकती है, लेकिन ज़्यादातर केस में जो नहीं होती है। यदि ये दोनों एक जैसी है तब तो ये सर्वांग सम हो जाएगी, लेकिन यदि कोई आकृति सर्वांग सम है, इसका मतलब वो 101% समरूप तो होगी ही होगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यदि कोई आकृति समरूप है तो वो सर्वांग सम होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस स्टेटमेंट को जो है आप लिख लीजिए, आपके यह काम आ जाएगा। तो यह जो है आपका मतलब बेसिक सी बात है इस समरूपता की। तो इस बेसिक सी बात के ऊपर भी आपको एक प्रश्नावली दी गई है, जो कि कौन सी है, 11.1। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता लूं कि आपको यहाँ पे प्रश्नावली देखने को मिलेगी 11.1, 11.2, 11.3, 11.4। ठीक है, टोटल इसमें इतनी प्रश्नमाली है और इसमें से जो है ना आपकी यह प्रश्नमाला इस साल के लिए हटा दी गई है। तो इसको जो है हमें पढ़ने से मतलब है नहीं, तो हम जो है सिर्फ इन 3 प्रश्नावलियों को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सबसे पहले जो है अब हम स्टार्ट करते हैं 11.1 प्रश्नमाला। अब 11.1 प्रश्नमाला यदि आपके पास बुक है तो आप निकाल लीजिए, और यदि आपके पास नहीं है तो हम जो है आपको कभी प्रॉब्लम आने देंगे नहीं। आप जो है आपको ये सवाल जो है यहाँ पर सभी दिखे होंगे। ठीक है, तो देखिए 11.1 का जो है ना सबसे पहला सवाल हम करते हैं। क्या बोला है, देखिए सबसे पहला सवाल जो है ना थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, इससे जो है हमें समझने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों, सभी जो है ना देखिए दोस्तों, अब हम कहते हैं कि पहला सवाल क्या है कि सभी व्रत होते हैं। अब सभी व्रत क्या होते हैं, देखिए आपको क्या बोला है, सभी व्रत जो है वो होते हैं। अब सभी व्रत क्या होते हैं ये हमें पता नहीं, इसका मतलब सभी व्रत जो है ना, देखिए दोस्तों कोई भी व्रत ले लो आप, कोई भी व्रत, छोटा बड़ा कोई भी व्रत ले लो, सभी व्रत हमेशा जो है वो क्या होंगे, समरूप तो होंगे ही। तो पहला का आप क्या लिख सकते हो कि सभी व्रत जो है ना समरूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दूसरे सवाल की, तो सभी वर्ग जो है ना क्या होते हैं, सभी वर्ग। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सर्वांग सम होंगे, मैंने क्या बोला है, सर्वांग सम के लिए समान वर्ग होना चाहिए। तो सभी वर्ग जो है ना समरूप होते हैं, ये भी जो है आप क्या लिखोगे यहाँ पर भी समरूप। बात समझ में आ गई ना। देखिए दोस्तों, वापस समझाता हूँ मैं आपको कि वर्ग जो है ना चाहे कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, लेकिन वो जो है वो समरूप तो होंगे ही, क्योंकि उसमें संगत भुजाएं, जो संगत कोण है वो तो समान होती है, और संगत भुजा का जो अनुपात है वो भी समान होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तीसरा दिया गया कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन से त्रिभुज, तो सभी समबाहु त्रिभुज, आप लिखोगे सभी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजा समान होती है, इसमें जो है वो क्या होता है, कोण भी तीनों एक जैसे होते हैं, 60-60-60। इसके लिए आप लिखोगे सभी समबाहु त्रिभुज जो है ना क्या होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप का जो है आपको 3 सवाल दे दिए गए हैं, और जो है आपको ये भी बोला गया है
कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, कोई भी बहुभुज है, ठीक है दोस्तों, बहुभुज जो है ना, देखिए ये त्रिभुज भी एक बहुभुज है, एक से ज़्यादा भुजा आ गई तो वो बहुभुज होगा। तो भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि, आपको ये ऑप्शन दे रखा है, यदि वो क्या हो, उसके संगत कोण बराबर हो। क्या लिखेंगे, पहले ए में लिखोगे संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण जो है वो क्या हो, बराबर हो। इसके साथ बी में आप क्या लिखोगे कि जो उसका संगत कोण के साथ साथ क्या होती है, संगत भुजाओं का अनुपात। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, भुजाओं का अनुपात, वो क्या हो, समान हो। ठीक है दोस्तों, तो संगत कोण समान हो, संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो समान हो। यहाँ पर भी लिख लेना समान समान। ठीक है दोस्तों, यह है आपका चौथा सवाल। इसके बाद जो है आपको सत्य और असत्य बताना है। दूसरे सवाल में क्या बोल रखा है, दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। यदि कोई आकृतियां सर्वांग सम है तो क्या वो समरूप होगी, बिल्कुल हाँ, यही जो है मैंने आपको भी समझाया है। तो पहले का जो है आपका क्या आ जाएगा, सत्य। ठीक है दोस्तों, पहले का जो है आपको आ जाएगा सत्य, सत्य। इसके बाद दूसरे की हम बात करें तो बोला है कि दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है। यह जो है वो जरूरी नहीं है कि दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम ही होगी, इसका मतलब हम यहाँ पे जो है वो क्या लिखेंगे, असत्य। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा लिया है, तो अब जो है आपको देखिए आसानी हो रही है। अब देखिए हम तीसरा सवाल करते हैं। क्या बोला है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजा समानुपाती हो। देखिए दोस्तों, संगत भुजा समानुपाती मतलब समान अनुपात में, संगत भुजा समान अनुपात में तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ संगत कोण भी समान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब दो इसमें जो है बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही बात बोली है तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, असत्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है ना चौथा हम कहते हैं। चौथे में जो आपको बोल रखा है, दो बहुभुज जो है वह समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती एवं संगत कोण जो है वो बराबर हो, मतलब समान हो। तो यहाँ पर जो है आपको सही जो है समरूपता की परिभाषा दी गई है कि यदि दो बहुभुज समान होंगे, यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा समानुपाती हो, तो यहाँ पर जो है आप लिखोगे सत्य। ठीक है, इसके बाद 500 हम करते हैं। 500 बोला है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण जो है बराबर हो। संगत कोण बराबर तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है संगत भुजाओं का समान अनुपात में भी होने चाहिए, लेकिन संगत भुजा समान अनुपात में नहीं है, इसका मतलब ये जो है क्या हो जाएगा, असत्य। तो सिंपल सी बात है, जो हमने पढ़ा है वो इसमें आया हुआ है। और थर्ड क्वेश्चन जो है आपको करना नहीं है। वैसे क्या बोला, देखिए समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण आकृति बनाकर दीजिए। तो जो है ना आप समरूप आकृति क्या ले सकते हो, वर्ग ले सकते हो, ये आपने लिया है। ठीक है, समरूप समबाहु त्रिभुज ले सकते हो, या फिर आप वृत्त भी ले सकते हो, तो कुछ भी ले सकते हो। ये तीसरा आपको पूछने का है नहीं, पहला और दूसरा सवाल आपको करना था, जो कि सिंपल सा था। हमने जो है वो 11.1 प्रश्नमाला कर ली। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी प्रश्नमाला जो है ना 11.1 तो जो है वो समझ में आई गई होगी, लेकिन इसका जो बेसिक है ये जो है आपको बहुत काम आने वाला है 11.2 और 11.3 में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो है ना हम सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की जो एक प्रमेय है उस प्रमेय को करेंगे, जिसे जो है अनुपातिकता का प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, साथ ही साथ उस थेल्स प्रमेय का विलोम जो है वो क्या है, उनके बारे में जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर जो है उसके बाद हम 11.2 स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है आपका 4 या 5 दिन में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम और भी आगे कंटिन्यूस करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर और दोस्तों जो है आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं समझ में आया है ना तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जो है डाउट जो है वो पूछ सकते हो, हम उसका आंसर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको भूलना नहीं है IBSC इंड्यूस क्लासेस। ठीक है दोस्तों, आपको जो है अपने दोस्तों को शेयर करना है। आप चाहे लिंक शेयर नहीं कर पाओ तो यह नाम तो जो है लिख लीजिए, अपने दोस्तों को, अपने जो क्लास ग्रुप है उनको शेयर कीजिए, और जो है उनको जो यहाँ पर जो है आने के लिए प्रेरित कीजिए। और साथ ही साथ जो है आपको बने रहना है IBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ, आपकी पढ़ाई करते रहना है, और जो है आपको अपना पूरा सपना जो है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करना है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक यू।